अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं शहरबानो अवान। सबसे पहले बात करते हैं, चीन ने पाकिस्तान को भी तरजीही तिजारत के मुआहदे वाले दीगर मुल्कों के मसावी मराद देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर नजरसानी पर इतफाक हो गया और चीन ने पाकिस्तान को भी तरजीही तिजारत के मुआहदे वाले दीगर मुल्कों के मसावी मराद देने पर रजामंदी जाहिर कर दी, जिसके लिए दोनों ममालिक के दरमियान आज़ादाना तिजारती मुआहदे पार्ट 2 पर मुज़ाकरात का अगला मरहला रवा माह के वस्त में शुरू होने का इम्कान है, जिसमें मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात, उनसे जानेंगे। जी सर, बताइएगा, चीन ने पाकिस्तान को तरजीही तिजारत के मुआहदे वाले दीगर मुल्कों के मसावी मराद देने पर रजामंदी जाहिर करती है, पाकिस्तान के लिए कितना मुस्बत कदम समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। जो FTA का राउंड 2 है, फेज 2 है, ये अभी कंक्लूड हो रहा है और इसी महीने ये इनॉग्रेट हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। तो आपका जो सवाल है कि क्या इससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, मुश्किल है ये कहना, इसलिए कि चाइना का एक तो साइज और दूसरा उसकी प्राइसिंग और तीसरा जो ट्रेड डेफिसिट, चूंकि उसकी एक्सपोर्ट्स चाइना की हमें बहुत ज़्यादा है, जिसको हमारी वो इम्पोर्ट्स हैं, और हम जो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई तवाज़ुन नहीं है। लिहाजा जो डेफिसिट है वो बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल है कि फेज 2 राउंड 2 के बावजूद ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अलबत्ता जो चीज़ें वहाँ से आ रही हैं पाकिस्तान में, जैसे मशीनरी है, वो सबसे बड़ी इंपोर्ट है पाकिस्तान की चाइना से, तो ये फ़ायदा हो सकता है कि उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़े, तो ओवर अ पीरियड शायद हम इस FTA से कोई ज़्यादा बेहतर बेनिफिट ले सकें। लेकिन अभी जो ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड में, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। पाकिस्तान एक अरसे से कोशिश कर रहा है, मगर क्या वजह थी कि चीन ने रजामंदी पर इतनी ताखीर कर दी है? मेरा ख्याल है कोई ये ताखीर इसलिए नहीं हुई बिकॉज अ कंट्री डिडंट वांट इट। ये ताखीर इसलिए हुई कि जो ब्यूरोक्रेटिक है, ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो आमतौर पे बहुत तवील है। चूँकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इसने चैम्बर्स को लिया, ट्रेड बॉडीज को लिया, फिर वो जो सारी टैरिफ लाइंस हैं, एक HS कोड, और कहाँ पे कंसेशन देनी है, कहाँ नहीं देनी, कहाँ यानी उसको या लिमिटेड देनी है, इस सारी कंसल्टेशन के प्रोसेस में काफ़ी देर लगी। दूसरा ये भी है कि पिछला जो था 2006 में हुआ और फिर 7 में इम्प्लीमेंट हुआ जो ओरिजिनल FTA था, उसका मिसयूज भी बहुत ज्यादा किया गया पाकिस्तान में। तो अंडर इनवॉइसिंग में वो इस्तेमाल हुआ, फिर लोगों ने फ्रॉड करके यानी HS कोड चेंज करवा के वो शिपमेंट्स की, सही, जिसका एक तोड़ जो पाकिस्तान के FBR है वो कर रहा है कि ये जो डाटा एक्सचेंज है ये डिजिटल यानी स्टेज पे होगा। इसका मतलब वहां से अब जो कोई चीज जो चलेगी जिस अमाउंट की, जिस इनवॉइस की, वो अमाउंट जो है वो यहाँ पे भी वो अवेलेबल होगी। लिहाजा अंडर इनवॉइसिंग के स्टेज के ऊपर या कोड चेंज करने की सूरत में ये मेरे ख्याल है इसके ऊपर गिरफ्त लाना पॉसिबल होगा। सो दैट मे बी द फर्स्ट स्टेप कि जिससे जो पहले FTA का था एक आप कह लें ब्लाइंड स्पॉट था, वो शायद हम कैप्चर उसको किया जा सके। क्या आज़ाद तिजारत का मुआहदा कामयाब होने से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में अदम तवाज़ुन में कमी हो सकेगी? मेरा ख्याल है कि नहीं होगी, और उसमें ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि चाइना का बहुत बड़ा स्केल है। चाइना जिसके साथ भी FTA में जाएगा, तो अनलेस दैट कंट्री हैज़ अ कैपेबिलिटी एज वेल एज कैपेसिटी टू गिव बैक टू चाइना, तो चाइना के वो कोई ऐसी नीड पूरी करे, चाहे वो रॉ मटेरियल्स में है या फिनिश्ड गुड में है, वो तभी मुमकिन है कि उस FTA का वो बेनिफिशियरी हो सके। वरना चूंकि जो स्केल है वो बड़ा इनॉर्मस है चाइना का, तो होगा ये कि जो लेवल्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स हैं वो वेरी करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो शायद बहुत बड़ा फर्क ना आए। अभी ऑलरेडी कुछ $15.5 बिलियन की जो ट्रेड है इन दोनों मुल्कों के दरमियान में हो रही है, और एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमारे साथ मौजूद है, तो शायद ये इस तरह से कंटिन्यू करेगा।
ये भी बताइएगा, आजाद तजारत के दरमियान मुआहदे से पाकिस्तानी सरमायाकारों को किस हद तक फायदा होगा? जो इम्पोर्ट्स हैं एफटीए का, यानी ये बड़ा बेनिफिट है कि जो चाइना है वो कॉस्ट के एतबार से हमारे लिए यूजफुल होगा एज अपोज टू अदर कंट्रीज। अगर हम दूसरे मुल्कों से मिलाएंगे जिनके साथ हमारा एफटीए नहीं है, चूंकि दो शायद और मुल्कों से भी बात चल रही है जो शायद अभी रास्ते में है, थाईलैंड है, टर्की है। तो एक तो ये है कि हमें ये इम्पोर्ट्स में ये फायदा होगा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो एक तो ये फायदा प्राइस का यानी कॉम्पिटिटिवनेस का ही होगा। लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको शायद कोई बड़ा यानी बेनिफिट नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एक सेगमेंट हमारी इकोनॉमी का वो इससे बेनिफिट करेगा। और दूसरा, अच्छा हम इसको सी पैक के तनाजुर में भी देखते हैं, क्योंकि सी पैक के जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे 9, जो इनिशियली शायद 3 अप्रूव हुए हैं या 3 यानी आप कह लें नेक्स्ट स्टेज पे गए, अप्रूवल तो शायद 9 के हो चुके हैं। तो इसमें उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं और मशीनरी है, अगर वो सी पैक के अपने प्रेफरेंशियल टैरिफ के अंदर आती है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो सेपरेट आ रही होगी तो इस दौरान में भी इनका भी फायदा होगा। लेकिन एक्सपोर्टर भारत वो उसको शायद कोई बड़ा फायदा ना हो। यूं तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती और सफारती ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, मगर क्या वजह है कि दोनों ममालिक के सरमायाकारों में अभी भी चंद अमूर पर तहफुजात बरकरार हैं? पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इनएफिशिएंट है, स्केल नहीं है उसका, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो जो आप यानी बराबरी के लिए एक रिक्वायर्ड है कि आप कोई कुछ देने के काबिल हो, वो शायद हम नहीं दे पा रहे। और डिलेज, शिपमेंट में भी डिलेज हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पे, और फिर ये भी है कि जब कंसल्टेशन स्टेज में जाती है तो एक विश लिस्ट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को प्रेजेंट होती है कि ये एफटी में आप डाली जाए, और चाइना उसके ऊपर एग्री नहीं होता, या खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करती है और उसको आगे नहीं रखती। तो मेरा ख्याल है इस तरह की भी एक जो तहफुजात है वो मौजूद है हमारे इन्वेस्टर्स के। फिर मेरा ख्याल है ये भी है, चूंकि मैं गुफ्तगू करता रहता हूँ उनके साथ, कि ये बहुत सारे जो अपने आप कह लें इन फ्लॉज हैं या प्रोडक्शन के लॉसेस हैं या प्रोडक्शन के डिलेज हैं, उसको भी ये डालते हैं कि शायद ये यानी गवर्नमेंट हमें सफिशिएंटली सपोर्ट नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट भी अपनी जगह के ऊपर, और एफटीए में उन टैरिफ लाइंस का आना, ये कंसेशंस का आना अपनी जगह पे। लेकिन ज़रूरत है पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपनी जो एफिशिएंसी है वो भी अचीव करें। पहले एनर्जी और गैस एक बड़ा इशू था, गैस का अभी भी खैर इशू है प्राइसेस का, लेकिन एनर्जी जो पावर है वो शायद एक हद तक रिजॉल्व हुआ है। अगर जैसे समर में पीक सीजन में मेरा ख्याल है फिर वो डिमांड का इशू वो आएगा। लेकिन अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एफिशिएंसी अचीव करें, ताकि हम किसी भी जो एफटी है उससे वो ट्रूली बेनिफिट ले सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूं तो पाकिस्तान में बरामदात कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है, मगर मुस्बत खबर यह है कि पाकिस्तानी चावल की बरामदात में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इजाफा देखने में आ रहा है। जुलाई से जनवरी दौरान चावल के बरामदात 29% इजाफे से $1 अरब से तजावुज़ कर गई, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान $82 करोड़ का चावल बरामद किया गया था। रॉयस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नायब सदर रफीक सुलेमान ने बताया कि रवा माली साल मजमूई तौर पर लगभग 40 लाख मैट्रिक टन चावल बरामद किया जा सकेगा, जिससे चावल के बरामदात के लिए रखा गया $2 अरब का हदफ बासानी हासिल किया जाने का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात ने। उनसे बात करते हैं। सर, गुज़िश्ता 7 माह में चावल की बरामद में 29% इजाफा हुआ है। चावल की बरामद में इजाफे को चावल की पैदावार के लिए किस हद तक मुस्बत समझते हैं आप? जब बरामदात में इजाफा होता है उसका मतलब है कि काश्तकार जो है उसको एक मुनासिब रेट पे मिलता है, उस बरामदात का कुछ हिस्सा जो है उसकी तरफ भी आता है। पिछले सालों को अगर आप देखें तो पिछले साल और उससे पिछले साल भी ये सूरत हाल थी जहाँ पे कि काश्तकार एहतजाजन अपनी धान की फसल जो है वो जला रहे थे, क्योंकि मार्केट में जो शेलर्स थे वो उस फसल को
खरीद नहीं रहे थे, उठा नहीं रहे थे। जब बरामदात की बात आती है तो यकीनन शेलर्स जो हैं और जो एक्सपोर्टर हैं वो मार्केट से चावल उठाना शुरू कर देते हैं। इसका जो नतीजा होगा वो ये कि अगले साल जो धान का एरिया है जिसमें कल्टीवेशन होगी उसमें भी इजाफा होगा और यकीनन काश्तकार जो है वो थोड़ा सा इससे इनकरेज भी फील कर रहा होगा। यूं तो पाकिस्तान की बरामदात में कमी हो रही है, ऐसे में चावल की बरामद में इजाफा पाकिस्तान की मईशत के लिए किस हद तक फायदेमंद साबित होगी? क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान जो चावल की बरामदात है वो उससे डॉलर टर्म में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो एज सच जो पाकिस्तान का ट्रेड गैप है वो तो कम नहीं होगा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में है। इंपोर्ट अभी भी हाई है, आल्दो को एक्सपोर्ट साइड जो है उसमें आपको इजाफा देखने में मिल रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बेहतर तो नहीं होगी, लेकिन ये एक पॉजिटिव शगन है कि कम से कम किसी सेक्टर में आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे आना शुरू हुए। क्या दुनिया में पाकिस्तानी चावल की बरामद में इजाफे की वजह भारतीय चावल की कीमत में होशरुबा इजाफा है? देखिए ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपके कंपेटिटर जो है उनकी कीमत ज़्यादा महंगी है तो उसमें आप अगर थोड़ा सस्ता दे रहे हैं तो डेफिनेटली लोग आपकी तरफ आएंगे। तो ये एक फैक्टर अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान का जो अपना ट्रस्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक वक्त ऐसा आ गया था जबकि पाकिस्तान पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक जो है उन्होंने चावल खरीदना बंद कर दिया था। ये भी था कि एक्सपोर्टर हज़रात जो है थोड़े से मुनाफे के लालच में जब उन्होंने बासमती में चावल मिक्स करके भेजने शुरू कर दिए थे तो वहाँ पे भी हमारी रिप्यूट को काफ़ी डैमेज मिला था। लेकिन इन बरामदात में इजाफे का मतलब ये है कि इस वक्त जो पार्टीज एक्सपोर्ट कर रही हैं वो डेफिनेटली मार्केट भी कर रही हैं अपने ब्रांड्स को, और इसमें हमारे जो कमर्शियल काउंसिल्स हैं उनका भी सही तौर पर रोल शामिल है कि पाकिस्तान की बरामदात जो है चावल में उनमें इजाफा हुआ। यूँ तो पाकिस्तान के चीन के साथ तजारती ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, मगर क्या वजह है कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल चीन में पाकिस्तानी चावल की दरामद में कमी देखने में आई है? देखिए जो चाइनीज जो चावल खाते हैं वो स्टिकी राइस कहलाता है। वो जुड़ जाते हैं चावल, उसका जो साइज होता है दाने का वो छोटा होता है और वो पकने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। पाकिस्तान में जो चावल पसंद किया जाता है उसकी खुशबू भी होती है, वो लंबा चावल होता है। तो ये दो कल्चर्स में गैर मुनासिबत है। यही वजह है कि अगर आप जो चाइना में चावल खाए जाते हैं वो पाकिस्तान में जब इम्पोर्ट करेंगे तो बहुत कम लोगों को वो चावल पसंद आएंगे। तो इसको पाक चीन दोस्ती के तनाज़ुर में नहीं देखा जा सकता। ये फूड हैबिट्स हैं और फूड हैबिट्स में जो पाकिस्तानी चावल है लंबा चावल जो कि पकने के बाद अलग-अलग हो जाता है और जिसमें एक खास किस्म की खुशबू है, ये तीनों चीज़ें जो चाइना है उनको पसंद नहीं है। चावल की बरामद में इजाफा बरकरार रखने के लिए हुकूमत को कौन से इकदाम करने होंगे? दरअसल यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें पीछे रुक के देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। चावल की बरामद करके हम कुछ डॉलर तो यकीन तौर पर कमा लेते हैं। $2 बिलियन की आपकी चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो होती हैं, लेकिन चावल जो है वो इंतहाई ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। उसको उगाने के लिए पाकिस्तान में जो तरीका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा उसमें पानी लगता है और थोड़ा सा हमें अपनी वाटर कैलकुलेशन करना पड़ेगी कि क्या हम ये अफोर्ड अब करते रहेंगे अगले आने वाले सालों में कि हम इसी तरह से वो फसलें जिन पे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए हो उसको पानी दें और फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर दें। तो चावल या चीनी की जो एक्सपोर्ट है ये बेसिकली वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट है। ये हम अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान में पर कैपिटा पानी की जो फराहमी है उसमें कमी आती जा रही है, वहाँ पे या तो हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज करना होगी जिसमें कि हम वो वैरायटीज लेके आए चावल की और कमाद की जिनको कम पानी चाहिए हो, वरना फिर हमें उतने ही उगाने चाहिए जो कि हमारी मुल्क की ज़रूरत है और उसके बाद कुछ और अल्टरनेटिव क्रॉप्स पे आना चाहिए। सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए चावल उगाने से बेहतर है कि हम यहाँ पे ऑयल सीड क्रॉप्स जो है उनको फ़रोग़ देना शुरू कर दें, उस पर सब्सिडीज दें, क्योंकि पाकिस्तान चावल एक्सपोर्ट करता है और खुर्दनी तेल जो है जो कि बहुत महंगा है वो इम्पोर्ट करता है। तो अगर आप फिगर देखते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के तो उतने की हम एक्सपोर्ट नहीं करते चावल की जितना हम खाने का तेल इम्पोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा बैलेंस किया जा सकता है कि काश्तकार को भी नुकसान ना हो, पाकिस्तान में जो पानी है उसकी कंजर्वेशन भी बरकरार रहे और हमारा इम्पोर्ट बिल भी काबू में रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, कल हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।